नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेस 96 चैनल पर। दोस्तों, मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी में आज अपन जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है पाचन तंत्र। ध्यान रहे, बायोलॉजी अपनी कंटिन्यू चलने वाली है इस चैनल पर और बायोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक में जनरल बायोलॉजी में आपको करवाऊंगा। इसीलिए अपने जो अपना ये चैनल है, इसी चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना न भूलिएगा। शुरू कर रहा हूँ मैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में सबसे पहले अपन समझेंगे कि तंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है ऑर्गन का समूह, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। अंगों का जो समूह होता है, उस अंगों के समूह को अपन क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। पाचन में काम आने वाले अंग पाचन तंत्र का समूह तैयार करेंगे। उत्सर्जन में काम आने वाले अंग उत्सर्जन तंत्र का ग्रुप तैयार करेंगे। और इसी तरीके से परिसंचरण तंत्र, इसी तरीके से कंकाल तंत्र, इसी तरीके से अंतःस्रावी तंत्र, इस तरीके से जितने भी तंत्र होते हैं वो एक पर्टिकुलर उन अंगों का समूह होता है। ध्यान दो इधर। अब अपन बात करेंगे पाचन की। पाचन को मैं आपको बताऊं उससे पहले एक अपना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यह है कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? ये जेन्युइनली क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में उठने वाली ये ज्वाला है। कुछ लोग कहेंगे भूख मिटाने के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए। दोनों ही बातें सही है। भूख मिटाने के लिए कहो, एनर्जी प्राप्त करने के लिए कहो, कुछ तो ऐसे भी कहेंगे पेट भरने के लिए। बिल्कुल सही है, आपका जो सोचना, आपका जो तरीका है बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा जो उत्तर है वो उत्तर यह है कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो मेरा भी उत्तर यही रहेगा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मेरा भी उत्तर यही रहेगा। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब है कि जो ये एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कब प्राप्त होती है? हमने जब ऊष्मागतिकी पढ़ी थी तब हमें ये पता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते, ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा बनती कहां पर है। अब यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा बनती है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आपके दिमाग में सीधी सी ज्वाला जली होगी, जिसने भी इस चैप्टर को पढ़ रखा है पहले, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आते ही उसके दिमाग में आ गया कि कोशिका के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है और वो क्या काम करता है? वो हमें शक्ति देने का काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, कोशिका का जो शक्ति गृह है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सभी को पता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है। लेकिन दूसरी बात ये समझो कि जो ये कोशिका शब्द आपके दिमाग में आ गया है, सेल शब्द जो आया है, ये सेल शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई जिसको कहते हैं वो सेल है। ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसीलिए इसके पास में जो भोजन पहुंचेगा वो भोजन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल छोटा होना चाहिए। जब हमने भोजन खाया है, वो भोजन तो हमने बड़ा खाया है, अर्थात वो जटिल रूप है। आपने जो खाना खाया है, चाहे खाना कुछ भी खाया हो, पिज्जा, बर्गर, कार्बोहाइड्रेट के लिए आपने अनाज, चावल, दूध, दही, कुछ भी खाया हो, वो कैसा है? वो जटिल रूप में है। कैसा है? जटिल रूप में है। अब देखो, इस जटिल रूप के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर जो आपका फूड है, इस भोजन को अब सरल रूप में बदलना पड़ेगा। किस रूप में बदलना पड़ेगा? सरल रूप में बदलना पड़ेगा। और जब सरल रूप, सिंपल रूप में आप बदल लोगे तब एक प्रक्रिया चलती है और उस प्रक्रिया को नाम देते हैं अपन पाचन। क्या नाम देते हैं? पाचन। जटिल रूप से सरल रूप में जब ये भोजन बन जाता है
तब यहां से ऊर्जा निकलती है। तब यहां से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा होती है ना, अभी भी देखो ये ऊर्जा है ना, अभी भी पूर्ण रूप में ऊर्जा नहीं है। अभी भी इसको जो ये निकली है ना ऊर्जा, इसको अब सबसे पहले इसको अपन कंप्लीट, जो कि कोशिका तक पहुंचने वाली ऊर्जा नहीं कह सकते, तो हम कहेंगे कि इस ऊर्जा को अब सबसे पहले श्वसन में जाना होगा। तो यहां पर क्या मिला? यहां पर सर ग्लूकोज मिला। क्या मिला? ग्लूकोज मिल गया। और देखो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज वो सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ है। सबसे सरलतम जो खाद्य पदार्थ है ग्लूकोज, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, उसमें ऑप्शन भी थे, ठीक है ना। अब देखो ग्लूकोज को सबसे सरलतम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब ये ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा तुम्हारे जितने भी श्वसनीय एंजाइम्स है, तुम्हारे जितने भी श्वसनीय एंजाइम हैं, उन एंजाइमों की सहायता से मेरा क्या करो? विखंडन करो। ग्लूकोज को क्या कहेगा? ग्लूकोज कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया से कि तेरे पास में जितने भी श्वसनीय एंजाइम हैं, उन सभी एंजाइम्स के द्वारा मेरा विखंडन कीजिए। और जब ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है दोस्तों, तब हमें जो ऊर्जा मिलती है, वही ऊर्जा अपने किसको मिलेगी? अपने कोशिका को मिलेगी। और जो कोशिका को मिलेगी, तब कोशिका उस ऊर्जा का उपयोग करेगा, ठीक है ना। अब समझो कोशिका कैसे करती है। जब आपने भोजन किया, जब ये कोशिका के पास में ऊर्जा पहुंचती है, तो देखो कोशिका के पास में ऊर्जा पहुंची, अब ये कोशिका क्या करेगी? कोशिका उस ऊर्जा, जो ये कोशिका के पास में एनर्जी प्राप्त हुई, ये एनर्जी कैसी थी? पेशीय रूप में। पेशीय रूप में इस ऊर्जा को क्या करेगा? कोशिकाएं खर्च करेगी। ऊर्जा का क्या क्या? पेशीय ऊर्जा, जिसको अपन कहते हैं, ये पेशीय रूप में ऊर्जा थी। इस ऊर्जा को ये कोशिका क्या करेगी? खर्च करती है। और जब कोशिका खर्च कर देगी इस ऊर्जा को, तो आपको फिर से भूख लग जाएगी और आप फिर से खाना खाओगे। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जो आपकी जो ऊर्जा आपने खाने के अंदर ली थी, वो ऊर्जा थी रासायनिक रूप में। वो कौन सी ऊर्जा थी? रासायनिक ऊर्जा। और जब ये रासायनिक ऊर्जा थी, ये रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई? पेशीय ऊर्जा में। और ये पेशीय ऊर्जा थी, ये पेशीय ऊर्जा में जैसे ही बदल गई, ये रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में बदल गई, तो हुआ क्या? ऊर्जा क्या एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो गया, और इसका अपन ने उपयोग कर लिया, वापस से भूख लग गई, वापस से खाना खा लिया। इस तरीके से ये क्या होता है? ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये एक तरीके से अपन ने क्या तैयार किया? एक तरीके से कह सकते हैं कि अपन ने एक बेस बनाया। अब देखो, अब अपन शुरू करेंगे कि जो पाचन है, इस पाचन के अंदर काम आने वाले कौन कौन से अंग है, ठीक है ना। और अपन इस पाचन के अंदर कैसे पढ़ेंगे। देखो इधर पाचन के अंदर अगर अपन बात करें, तो अपन अगर पाचन तंत्र की मैं बात करता हूं, तो इसमें अपन दो चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको? आहार नाल को पढ़ने वाले हैं, जिसको अपन कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा अपन किसको पढ़ेंगे? इसके अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितने भी पाचक ग्रंथियां होगी, इन सभी ग्रंथियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं किसके बारे में? आहार नाल के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं आहार नाल से। आहार नाल में देखो कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है ना। इन सभी की अपन एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। मैं जब बता रहा हूं आहार नाल, तो डायग्राम से बताऊं तब आपको अच्छा लगेगा। देखो ये मैं शुरू कर रहा हूं। इस तरीके से ये मुख्य हो गया, ये क्या हो गया? ये मुख्य हो गया। मुख के बाद में ये जो मैं बना रहा हूं, ये आपकी बन गई ग्रसिका। और ग्रसिका के बाद में इस तरीके से एक मोड़ आता है, और यहां से जुड़ा रहता है आपका
स्टमक जुड़ा रहता है, आमाशय जुड़ा रहता है। आमाशय के बाद में इस तरीके से आपकी छोटी आंत का पहला भाग स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन जेजुनम ड्यूडेनम कहते हैं। इस तरीके से ये ड्यूडेनम वाला भाग स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, ये ड्यूडेनम बना दिया मैंने। ड्यूडेनम के बाद में जो दूसरा भाग आता है वो आता है जेजुनम, और जेजुनम के बाद में आता है इलियम। ये लास्ट वाला जो पतला सा भाग दिखाई दे रहा है ये इलियम। जहां पर इलियम समाप्त होता है वहां से छोटी आंत शुरू हो जाती है, बड़ी आंत शुरू हो जाती है, और बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसको अपन कहते हैं सीकम। सीकम वाला भाग शुरू हो गया। सीकम के बाद में जो दूसरा भाग अपने को पता है वो आता है कॉलन वाला। यहां से ये शुरू हो गया कॉलन वाला भाग, और कॉलन के बाद में अगला जो भाग है वो आता है अपना रेक्टम का। ये रेक्टम वाला भाग हो गया, और रेक्टम के बाद में जो लास्ट में जो आपका भाग आएगा वो आपका एनस वाला भाग रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर इस तरीके से ये पांच, इस तरीके से ये पूरी आपकी आहार नाल रहती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आहार नाल इस तरीके से रहती है। अब देखो, अब ये एक एक करके अपन एक बार मैं नामकरण भी कर देता हूं। ये आपका मुख है, ये रहा मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में ये वाला भाग रहा आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में ये वाला भाग ग्रसिका। ग्रसिका के बाद में ये वाला भाग आमाशय। आमाशय के बाद में ये वाला भाग छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में ये वाला भाग आपका हो गया, ये हो गया बड़ी आंत। देखो, छोटी आंत यहां से शुरू हो जाती है, यहां से होते होते ये पूरी छोटी आंत है। मैं यहां से इसको यहां से हटाता, इस प्रकार से यहां से ऐसे कर देता। ठीक है, यहां से आपको अग्नाशय दिखाई देगा, एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होगी, और इसके ऊपर यहां से, इसके पीछे से ये लीवर वाला भाग है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये पित्ताशय वाला भाग है। ठीक है, कुल मिलाकर ये अपनी बड़ी आंत हो गई। बड़ी आंत में अब देखो एक एक भाग का नाम भी लिख देता हूं। ये वाला भाग हो गया अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के बाद में ये वाला भाग, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये छोटी आंत का पहला ही भाग है, और छोटी आंत के पहले भाग को इसको अपन कहते हैं ड्यूडेनम। ये वाला भाग है जेजुनम, और ये वाला जो भाग है लास्ट में ये है इलियम। ये तीनों किसके भाग है? छोटी आंत के भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से जो ये बड़ी आंत का पहला भाग है जिसको अपन कहते हैं सीकम। ठीक है, सीकम के बाद में इसका दूसरा भाग आएगा। बड़ी आंत का जो दूसरा भाग आता है वो है कॉलन। कॉलन वाला भाग आ गया। और यहां पर आ गया आपका रेक्टम, मलाशय जिसको कहते हैं। और ये वाला भाग है, ये बड़ी आंत का, ये वाला भाग अलग है बड़ी आंत से, इसको कहते हैं
गुदा, एनस। ठीक है, तो ये कंप्लीट आहार नाल का चित्र है, ये पूरा का पूरा आहार नाल है आपका। और अब देखो, अब एक एक भाग की अगर अपन बात करें तो आहार नाल के किस किस भाग को अपने को पढ़ना। अपन सबसे पहले मुख पढ़ेंगे, उसके बाद में मुख गुहा, उसके बाद में अपन ग्रसनी ग्रसिका, उसके बाद में आमाशय, लीवर, ठीक है ना। लीवर के बाद में अपन लोग पढ़ने वाले हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना। इस तरीके से अपन पूरा अपन डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे। देखो इधर शुरुआत में कर रहा हूं अपने मुख से। किससे बात करेंगे अपन? मुख से शुरुआत करेंगे। माउथ कहते हैं जिसको। मुख की अगर अपन बात करें तो मुख के अंदर जो मुख गुहा उपस्थित होती है, उस मुख गुहा में मुख गुहा में ये जो देखो मुख, और मुख में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख गुहा। जो ये मुख गुहा जो होती है इसको अपन कहते हैं माउथ कैविटी। इसी को दूसरा नाम देते हैं ओरल कैविटी, और इसी को ही कहते हैं बक्कल कैविटी। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, ये इस मुख गुहा के नाम है। मुख गुहा में क्या पढ़ने वाले हैं? तो मुख गुहा में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे सबसे पहले टीथ को पढ़ेंगे, और टीथ के बाद में अपन पढ़ेंगे जीवा को, के बाद में अपन पढ़ेंगे लार को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया बक्कल कैविटी में अपन टीथ, टंग और सलाइवा इनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं दांत से, ठीक है ना। दांत के अंदर अपन जो मुख है, मुख के अंदर दांत है, उन दांतों के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। देखो इधर दांतों की अगर मैं बात करूं, देखो इधर अच्छे से समझने के लिए मैं यहां से कुछ कट कर रहा हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दांत, ठीक है ना। टीथ के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है कि जो दांतों का जो अध्ययन होता है उसको अपन कहते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। जो स्टडी ऑफ टीथ होती है उसको अपन कहते हैं ओडेंटोलॉजी। ये बात अपने को याद रखनी है। दूसरी बात अपने को ये याद रखनी है कि जो ये दांत होते हैं, ये दांत अपने जो मुख होता है इसको अपन तीन तरीके, इस तरीके से तीन अपने को तीर बनाना है। और सबसे पहले लिखना है दांत होते हैं वो गर्त दंती होते हैं। अपने दांत कैसे हैं? गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब हो गया कि ये दांत जो है, ये दांत अपने मसूड़ों के अंदर सॉकेट बने हुए हैं और उन सॉकेटों के अंदर धसे हुए हैं, अर्थात गर्त के अंदर धसे हुए हैं, इसीलिए इनको अपन कहते हैं गर्त दंती। दूसरी बात आती है, दूसरी बात याद रखनी, विषम दंती। और विषम दंती का मतलब होता है कि जो अपने दांत है सभी दांत समान नहीं है, सभी दांत समान नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं विषम दंती। मतलब अलग अलग प्रकार के दांत है, इसीलिए इनको अपन कहेंगे विषम दंती, ठीक है ना। तो गर्त दंती हो गया, विषम दंती हो गया। और अगली बात अपने को ये याद रखनी है कि जो ये दांत होते हैं गर्त दंती, विषम दंती, ये दो चीज अपने को याद रखनी, ठीक है ना। अब देखो इधर आगे अपन बात करते हैं। जो ये दांत होते हैं, इन दांतों की जो व्यवस्था होती है, जबड़ों के अंदर जो दांतों की व्यवस्था होती है, हम जानते हैं कि ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, अपने दो जबड़े, एक ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। इन ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़ों के अंदर जो ऊपर वाला जबड़ा उसको कहते हैं मैग्जिला, मैग्जिला जॉ, और नीचे वाले जो जबड़े होते हैं इसको कहते हैं मैंडिबल जॉ। इनके अंदर दांत रहते हैं। मैंडिबल जो होता है, जो निचला जबड़ा, ये गतिशील हो सकता है, मूवेबल पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो, अब टोटल अगर अपन बात करें, इन ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के अंदर ये दांत व्यवस्थित रहते हैं। अब देखो, अब अपने को ये याद रखना कि जो दांतों की जो व्यवस्था होती है, ये दांतों की जो व्यवस्था इस तरीके से होती है कि इनके अंदर जितने भी प्रकार के दांत होते हैं उनका अलग अलग अपना जो कार्य है, कार्य के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। टोटल 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक वयस्क मनुष्य होता है, उस वयस्क मनुष्य में टोटल एडल्ट के अंदर टोटल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि किशोर होता है, किशोर के अंदर दांत होते हैं 28। और तीसरी बात, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दांतों की संख्या होती है, वयस्क के अंदर दांतों की संख्या 32, किशोर के अंदर दांतों की संख्या 28 और बच्चों में दांतों की संख्या 20। कहने का मतलब किशोर के अंदर जो दांत है वो कितने कम है? 4 दांत कम है। ठीक है। अब समझो, मैं एक एक बता रहा हूं। दांत के जो प्रकार है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दांत होता है, उसको कहते हैं कृतंक दांत, इंसाइजर। और जो दूसरे दांत, दूसरे मतलब ये हो गया कि ये दांत कौन से होंगे? ये दांत काटने वाले दांत। ठीक है ना। इंसाइजर दांत कौन से होंगे? काटने वाले दांत होंगे। इनका काम होता है काटना। दूसरे प्रकार के जो दांत है वो आते हैं रदनक प्रकार के दांत। ठीक है ना। कौन से हो गए? कैनाइन दांत हो गए। ठीक है ना। ये जो रदनक प्रकार के जो दांत होते हैं, ये दांत वो दांत होते हैं जो कि काम करते हैं चीरना और फाड़ना। चीर फाड़ का काम करने वाले दांत कौन से हैं? रदनक प्रकार के दांत। और तीसरे प्रकार के जो दांत है वो दांत होते हैं अपने अग्रचवर्णक दांत। अग्रचवर्णक दांत। और अग्रचवर्णक दांत है, इसको अपन प्रीमोलर टीथ कहते हैं। इनका काम, और इस चौथे वाला जिसको अपन चवर्णक कहते हैं, मोलर, इनका काम होता है भोजन को चबाना। ठीक है। तो कितने प्रकार हो गए? कृतंक दांत, रदनक दांत, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये चारों प्रकार के जो दांत हैं, इनमें देखो, सबसे पहले कृतंक दांतों की अगर मैं बात करूं तो कृतंक दांत होते हैं 4 जोड़ी। और जो रदनक दांत होते हैं वो होते हैं 2 जोड़ी। ठीक है। और जो अग्रचवर्णक दांत होते हैं ये होते हैं अपने वापस से 4 जोड़ी। और देखिए कितने हो गए? 10 हो गए। अब देखो, कहने का मतलब ये हो गया, और बच्चे कौन से? 4 जोड़ी ये हो गए, और बच्चे 6 जोड़ी, जो कौन से होते हैं? चवर्णक दांत होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, ये टोटल कितनी जोड़ी होगी? 16 जोड़ी, अर्थात 32 दांत। कितने? 32 दांत अपने अंदर पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूं। अब देखो, जो ये 32 दांत होते हैं ना, ये कैसे व्यवस्थित रहते हैं, एक बार समझो इस बात को। यहां पर समझो, ऊपरी जबड़ा, ये मैंने बना दिया ऊपरी जबड़ा, और यहां पर मैं बना रहा हूं निचला जबड़ा। ठीक है। ऊपरी जबड़े के अंदर, अब देखो, ऊपरी जबड़े के भी इस तरीके से अरेंजमेंट है।
इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ये दांत आधे इधर कर दिए, आधे इधर कर दिए, ठीक है। ठीक ऐसे इस तरीके से आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए। कहने का मतलब ये हो गया कि 8 जोड़ी इधर और 8 जोड़ी इधर, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से किस तरीके से है। दांतों के नाम है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। दंत सूत्र की मैं बात करूं तो दंत सूत्र आपको बता दूं कि जो वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो 21-23/21-23 इस तरीके से ये दंत सूत्र होता है मनुष्य का। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये 21-23 और 21-23 ये जोड़ा ये केवल इधर वाले का है। ये इस जबड़े को इस तरीके से 2 भागों में बांट दिया, इधर वाले दांत है ये केवल एक भाग का फॉर्मूला है। जब आप इसको 2 से गुणा कर दोगे तब इधर वाला भी साथ में जुड़ जाएगा, तब जाकर आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 32 टीथ हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, यहां पर लिखना है ICPMM, ICPMM याद करने के लिए आप देख सकते हो ICPMM। कहने का मतलब ICPM मोदी, मैंने देखा भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। देखो इधर ये जो क्वेश्चन है दांतों का दंत सूत्र वाला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार परीक्षा में। कैसे पूछा हुआ है कि दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला क्या है, और वहां पर आपको केवल व्यस्क वाला ये दंत सूत्र ही याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था किशोर के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं। मैंने कहा किशोर का दंत सूत्र, किशोर का जो दंत सूत्र होता है वो होता है ठीक है। किशोर का दंत सूत्र ये होता है। कहने का मतलब ये जो थर्ड मोलर टीथ होता है, ये जो मोलर है, कितने मोलर है, मोलर आपको यहां पर 3 मोलर दिखाई दे रहे हैं, और 3 मोलर यहां पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आपको यही किशोर के दंत सूत्र में 2 दिखाई देंगे। कहने का मतलब एक इसमें से गायब हो गया, एक इसमें से गायब हो गया, एक इसमें से गायब हो गया, एक इसमें से गायब हो गया। टोटल कितने दांत गायब हो गए, 4 दांत गायब होंगे। और ये गायब होने वाले दांत कौन से हैं, थर्ड मोलर टीथ, इसको कहते हैं थर्ड मोलर टीथ। और ये कब आते हैं, ये वयस्क में आते हैं। वयस्क मनुष्य में बताया, तो वयस्क मनुष्य में फिर कौन से दांत आते हैं सर, वयस्क मनुष्य में जो दांत आते हैं ना वो दांत होते हैं अक्कल की दाढ़। कौन से दांत, अक्कल की दाढ़। तो क्वेश्चन किस तरीके से आया था, क्वेश्चन आया था कि अक्कल की दाढ़ में कौन से दांत शामिल होते हैं, थर्ड मोलर टीथ शामिल। ये क्वेश्चन जनरल साइंस का है और पूछा हुआ है, ठीक है। थर्ड मोलर टीथ जिसको अपन कहते हैं विजडम टीथ। कौन से टीथ कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, अक्कल की दाढ़ कहते हैं। ये अक्कल की दाढ़ एक यहां पर आएगी, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कब किशोर में नहीं होते हैं, व्यस्त होने पर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर 23 हो गया, यहाँ पर 22 है। आई बात समझ में। तो अब अपन बात करते हैं बच्चे के ऊपर। मैंने कहा बच्चे के दांत कितने होते हैं, 20 ही होते हैं सर। आओ बात करते हैं। जो बच्चे का दंत सूत्र होता है, बच्चे का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2102, 2102 ये होता है दंत सूत्र, 2102/2102। कौन से नहीं है, आप कहोगे सर प्रीमोलर जो आपने लिखा था ना, ये प्रीमोलर तो 0 पड़ा है। कौन से है प्रीमोलर, ये वाले हैं अग्रचावर्णक दांत, अग्रचावर्णक दांत। तो कहने का मतलब अग्रचावर्णक दांत भी यहां पर गायब हो गए। तो अग्रचावर्णक दांत कितने थे, बोलो, अग्रचावर्णक दांत थे वो पूरे के पूरे यहां से गायब हो गए। और यहां पर देखो अग्रचावर्णक दांत कितने थे,
ये अग्र चौगानक दांत, ठीक है। दो यहाँ 4, 2 यहाँ 2 यहाँ 8, टोटल 8, अर्थात 4 जोड़ी दांत ये गायब हो गया, एक इसमें से चला गया, एक इसमें से चला गया। कितने हो गए? 2 ये और 2 वाले 4, मतलब टोटल 12 दांत गायब हो गए। पीछे कितने बच गए? 20 दांत बच गए। और ये जो 20 दांत है यही दूधिया दांत है। ये जो 20 दांत है यही अस्थायी दांत है। आई बात समझ में? ये इसको अपन कहते हैं दूधिया दांत, और इसी दांतों को कहते हैं अस्थायी दांत। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी है, ये गिर जाते हैं, दोबारा आते हैं। इसके अंदर थर्ड मोलर नहीं है और इसके अंदर प्री मोलर नहीं है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये आपका पूरा दांत वाला भाग था। और दांत के अंदर मैंने आपको बता दिया कि दंत सूत्र किसका कौन सा होता है, और ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तीनों दंत सूत्र अपने दिमाग के अंदर रखना है कि जो वयस्क का दंत सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये, ठीक है ना। पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन, सीधा पूछ लेता है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं जो कि क्या है, अस्थायी दांत होते हैं। तो अस्थायी दांत कितने हो गए? 20 दांत, और जो बाकी बच्चे वो सभी क्या है? स्थायी दांत है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अस्थायी दांत की संख्या है 20। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा है गिलहरी है, और जो आपने चूहा देखा है, इनके अंदर गिलहरी और चूहा, समझो बात को, जो गिलहरी और चूहा है, गिलहरी और चूहा, इनके दांतों को कहते हैं रोडेंट टाइप के दांत। कैसे कहते हैं? रोडेंट, रोडेंट प्रकार के दांत। रोडेंट प्रकार के दांत का मतलब जानते हो क्या? कुतरने वाले दांत। ये क्या करते हैं? कुतरते हैं, अपने दांतों को क्या करते हैं? कुतरते हैं। वो दांत कौन से होते हैं? कुतरने वाले दांत कौन से होते हैं? याद रख लेना, ये कुतरने वाले दांत है। कौन से हैं? इंसाइजर, इंसाइजर, इंसाइजर जो दांत है यही दांत है, कृतंक जिसको कहते हैं, ये दांत है कुतरने वाले दांत। और कुतरने वाले दांत ये होते हैं। इन दांतों को ये कुतरते क्यों है? क्योंकि जो चूहा और गिलहरी होते हैं, इन जीवों के अंदर क्या हो जाते हैं, ये इंसाइजर दांत बढ़ते रहते हैं। इन दांतों को बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, इस कारण से ये बड़े होते जाते हैं। और जब ये ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये इनकी नेजल कैविटी के अंदर नासा गुहा को भेद देते हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ये अपना जीवन बचाने के लिए क्या करते हैं, दांतों को कुतरते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? अब देखो, जीवन बचाने के लिए दांत कुतरते हैं, हम लोगों का नुकसान करते हैं, ये तो अपना जीवन बचा रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखो, अब मैं अगली बात कर रहा हूं कि जो ये दांत है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हाथी दांत होते हैं, आपने देखा होगा हाथी की सूंड के इस तरफ से 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है ना, वो कौन से दांत होते हैं? समझ लेना, जो हाथी दांत, टस्क जिसको कहते हैं, ये कौन से दांत होते हैं? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो याद रख लेना, ये हाथी दांत भी कौन से हैं? कृतंक दांत, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ लेता, हाथी के अंदर टोटल दांत होते हैं कितने? अरे सिंपल सी बात है, 14 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हाथी के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं? 14 ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें मैंने आपको कुछ बता दी। अब देखो, यहां पर दांतों की बात कर ली अपन ने कि दांत कितने, कौन कौन से। अभी भी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है तो अपन अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक बार और बात बता दूं, मैं आपको बता रहा था कि विषम दंती होते हैं, विषम दंती, ठीक है। और मैंने आपको बताया गरत दंती, और मैं आपको बता दूं द्विबार दंती,
ठीक है ना, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट और, ठीक है, हेट्रोडोंट हो गया, ठीक है ना, ये थीकोडोंट हो गया, ठीक है। और कहने का मतलब ये हो गया कि ये डाइफायोडोंट, ठीक है ना, कौन कौन सा हो गया, ये हेट्रोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया और बाइफायोडोंट या डाइफायोडोंट इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब द्विबार दंती का मतलब हो गया कि मनुष्य के अंदर ये दांत दो बार आते हैं, एक तो अस्थायी दांत और दूसरे स्थायी दांत आते हैं, इसीलिए द्विबार दंती। गर्त दंती का मतलब हो गया कि ये जो दांत होते हैं मसूड़ों के सॉकेट में धसे हुए रहते हैं, गर्तों के अंदर फिट रहते हैं, गर्त दंती हो गया। विषम दंती का मतलब हो गया जितने भी यहाँ पर आपको ये दांत दिखाई दे रहे हैं इन सभी का दांतों का काम अलग अलग होता है। अब एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया, क्वेश्चन ये था कि जो ये मांसाहारी जीव जो होते हैं, कौन से मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीवों के अंदर कौन से दांत होते हैं जो कि नहीं होते हैं, मांसाहारी जीवों में कौन से दांत होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन सीधा है, मांसाहारी जीवों के अंदर यहां पर अपने को मैंने कहा था कि चीर फाड़ करने वाले दांत कौन से हैं, रदनक दांत है। चीर फाड़ करने वाले दांत कौन से हैं, रदनक दांत। काटने वाले कौन से हैं, कृतंक दांत। तो कहने का मतलब जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उन मांसाहारी जीवों के अंदर रदनक दांत पाया जाता है, बाकी वाले नहीं होते, ठीक है ना। अगर होते हैं तो इंसाइजर की कुछ जीवों के अंदर इंसाइजर होते जरूर है, ठीक है ना, कुछ जीवों के। जैसे अपनी बात कर लो, अपने अंदर तो ये सभी है, तो क्या अपन लोग मांसाहारी है क्या, बिल्कुल अपन मांस खा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग खाते भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो अपने को रदनक दांत है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो रदनक दांत होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, मांसाहारी जीवों के अंदर। आपको उत्तर लगाना है तभी आपका सही होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मैंने आज आपको मुख गुहा के अंदर तीन बातें कि अपन, मैंने कहा था मैं बात करूंगा सबसे पहले दांतों के ऊपर, उसके बाद में जिह्वा के ऊपर और उसके बाद में अपन लार के ऊपर बात करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि जो दांत होते हैं वो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों के ऊपर अपने विशेष गहन अध्ययन किया है और अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे जिह्वा और लार के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ जाने की। आप इस चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा को नई ऊर्जा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।